नमस्कार, सटीक सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो बात सेविंग की करेंगे, जो बात बचत की करेंगे। क्योंकि बचत को लेकर कहा जा सकता है, जब हम भारतीयों की बात करते हैं तो बचत को लेकर बहुत पीछे नजर आते हैं। हालांकि उनके हाथ में पैसा रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो बचत की भावना है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है, कैसे सुरक्षित निवेश किया जा सकता है। क्योंकि आजकल साइबर क्राइम के जो बढ़ते मामले, ये भी चिंता और चुनौती बढ़ा रहे हैं। और शायद इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि आप जब भी निवेश करें, जब भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ सरप्लस मनी है, जो ज़्यादा पैसा है, जो आप निवेश करना चाहते हैं, कुछ बचत करना चाहते हैं, सलाह बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए आज का जो आप पॉडकास्ट है, आज का जो सटीक सच है, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है समझने के लिए कि जब आप आने वाले समय के लिए आप अपने आप को कितना तैयार कर पाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं शरद बिंदल जी हैं, सीईओ ऑफ बीएफसी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हैं। तो सेबी से जुड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, यानी कि सही सलाह, सच्ची सलाह और सुरक्षित सलाह जब भी हम आर्थिक मामलों की बात करते हैं। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल, जब हम बचत की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है आप किस तरीके से देख पा रहे हैं भारतीय जो मानसिकता है बचत पर वाकई फोकस करती है या फिर उतना फोकस नहीं कर पाती अगर हम बाहरी देशों को देखें तो? दो चीज़ें हैं यहाँ पे संतोष जी। सिर्फ बचत बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बचत जाती कहाँ पे है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। सो आप पाएंगे क्या कि जब भी आप इंडिया को बाकी ऐसे डेवलप्ड इकॉनमी से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे क्या कि हाउस होल्ड सेविंग का बहुत बड़ा पोर्शन जाता है कैपिटल मार्केट में। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस। जब आप बैंक में एफडी करते हैं या किसी भी ट्रेडिशनल सेविंग यानी पोस्ट ऑफिस जैसी जगहों पे बचत करते हैं, हालांकि ये बचत सेफ होती है, आपकी सेविंग का एक पोर्शन इसमें ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन सारा पोर्शन नहीं जाना चाहिए। बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ समथिंग, हमारी इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जब आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यानी कि जब भी कोई इंसान कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, और वो जो 1 रुपये इन्वेस्ट करता है वो 4 रुपये बन के वापस मिलता है इकोनॉमी को। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से आप देखेंगे खुद गवर्नमेंट भी आज की डेट में एनकरेज कर रही है लोगों को टूवर्ड्स मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैपिटल मार्केट। कई सारे के टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, और कई सारी जगहों पे उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि नहीं, आप कैपिटल मार्केट को। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि सेविंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप बैंक में पैसा जमा करें, बैंक में आप एफडी शुरू कर दें, मंथली आपके अकाउंट से पैसा 5,000, 4,000, 10,000 की एफडी चली, ये सेविंग नहीं है। ये सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है। दी आइडिया इज, दी ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप एक अच्छा बैलेंस बना पाएँ, सेविंग भी करें लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करें, ताकि देश की इकोनॉमी में। आप अच्छा इस बात को ऐसे समझिए संतोष जी, आप जब बैंक में एफडी करते हैं तो उसका एक पोर्शन कैपिटल मार्केट में ही लगाता है, उसको हम ट्रेजरी मैनेजमेंट के तौर पे DII जो होते हैं हमारे इंडिया में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और कौन होते हैं, वो वही होते हैं जहाँ पे आप पैसा लगा रहे होते हैं एफडी के तौर पे। तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बशर्ते कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, कुछ सिद्धांतों को फॉलो। आपके पास जो लोग आते हैं उनका मोटो क्या रहता है, किस पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं? ज़्यादा रिटर्न पर उनका फोकस रहता है या उनका रहता है कि नहीं, हमारा पैसा सुरक्षित रहे, भले हमें 4 पैसे कम मिले? इस मुद्दे पे मैं आपको एक बहुत बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट बताता हूँ, आपके इस सवाल का आपको कॉम्प्रहेंसिव जवाब मिल जाएगा। 2016 में हमने IIM लखनऊ के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर कि वो कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं एक प्रॉपर मार्केट रिपोर्ट प्रिपेयर कराई थी, और उस रिपोर्ट से हमें 3 बड़ी शॉकिंग चीज़ पता चली। एक, रिटेल इन्वेस्टर पैसा कमा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जहाँ पे वो रिटर्न चेस करने के चक्कर में मर जाता है बेचारा। तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि जिसमें ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं वहाँ पैसा लगा दो। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, कुछ आपको सिद्धांत बनाने पड़ते हैं, तभी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा बना सकते हैं, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं। एक, ग्रीड और फियर से दूर रहना। अच्छा, और देखिए ग्रीड और फियर साइबर क्राइम में भी एग्जैक्टली यही है। हर तरह की साइबर क्राइम में लोग इसलिए फंसते हैं, जहाँ लालच दिखाया और जहाँ डर गए। 2 ही वजह होती हैं, चाहे किसी भी तरीके की आपको मिस सेलिंग करनी हो, आप इन्हीं 2 वजहों से कर सकते हैं, या तो डर दिखा के या लालच दे के, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो गलत प्रोडक्ट आपको बेच के जाना हो उनको। आगे पढ़ते हैं अगर इसी मुद्दे पे, तो देखेंगे कि आप दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो होता है धैर्य। अच्छा, तो हम हमेशा पिछले 15 सालों से बताते आ रहे हैं लोगों को कि भैया आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, धैर्य रखो, मैगी नहीं बना रहे हो 2 मिनट में बन जाएगी, आप वेल्थ बना रहे हो। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, मार्केट की जो अफवाहें होती हैं उनसे अपने आप को दूर रखना होता है, एंड यू विल मेक गुड मनी। तो इसमें एक एडवाइजर की बड़ी भूमिका है, बड़ा रोल है।
जो आपने ग्रीड और फेयर की बात की, तो हमें लगता है कि अगर कोई ऐसे ही एडवाइजर होगा जो फाइनेंस के बारे में बताएगा तो ही चाहेगा कि नहीं भैया हमारा क्लाइंट आया है और हम इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा दें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फिर दो बातें समझने वाली हो जाती हैं संतोष जी। एडवाइज़र के लिए जब आप पूछते हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो इस पर मैं एक मज़ेदार डेटा आपसे शेयर करता हूँ। हमारे इंडिया में हर तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप के आपको एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने को मिल जाएंगे, ब्रोकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक होता है जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, कोई होता है जो म्यूचुअल फंड में बेच रहा होता है, कोई होता है जो पोस्ट ऑफिस एजेंट होता है। इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के एजेंट्स मिलते हैं। अब ये डेटा क्या कहता है, इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए 37 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। म्यूचुअल फंड बेचने के लिए कुछ 1,40,000 म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं। मगर सेबी आ रही है, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स 1,000 से भी कम है। अच्छा, 1,000 से भी कम है। नाउ सेबी इसी बात को समझते हुए कि एक इंसान को अगर सही एडवाइस चाहिए तो वो कहाँ जाए, ऐसा सोचते हुए सेबी 2013 में एक रेगुलेशन लेके आया नया, जिसका नाम था सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस 2013। 2013 से आप 2026 पे बैठे हैं, 13 साल हो गए हैं, 1,000 से कम रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। क्यों? 3 वजहों से। एक, जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस आरआईए बनने के लिए चाहिए वो एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है। अब आप अपना करोड़ों रुपया किसी को सौंप रहे हैं कि इसे मैनेज करो, तो उसकी क्वालिफिकेशन तो चेक करना बिल्कुल लॉजिकल होगा। हाँ। तो आपको पता होना चाहिए उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सर्टिफिकेशंस क्या हैं। दूसरा, कंप्लायंसेस, बहुत टाइटर कंप्लायंसेस होते हैं सेबी आरआईए के ऊपर, ऑडिट के और बाकी चीज़ों के। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ पे वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपके पास सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए ताकि आप अपने इन्वेस्टर को साइबर क्राइम से भी बचा सके। मुझे समझ में नहीं आता लोग डेटा कैसे मैनेज करते हैं। मतलब बीएफसी में हमें डेटा मैनेज करने में लाखों रुपए हर साल खर्च करने पड़ते हैं ताकि हम साइबर क्राइम से बचा पाए लोगों को। तो एक हमें कहना चाहते हैं कि अरे गहरे किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप सलाह मत लें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज आपका 300 घंटे आप महीने में काम करते हैं उस पैसे को कमाने के लिए। और एक 2011 की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं कि भैया ये एफडी चल रही है, एफडी में खत्म कहानी जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। सलाह क्या रहेगी आपकी? आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे सेविंग भी रहे, इन्वेस्टमेंट भी रहे, लेकिन वो सेफ रहे? देखिए, सुरक्षा आदमी को जैसे जीवन भर की कमाई रहती है, हर महीने हर साल की कमाई रहती है, तो सबसे बड़ा फोकस तो हमें लगता रहता है कि सुरक्षित रहे। साइबर क्राइम जैसी समस्याओं से कैसे निपटा है? जब एआई भी शामिल हो गया है, बाकी चीज़ें शामिल हो गई, तकनीक शामिल हो गया, ऐसे में तो चुनौती, हर कोई तो जागरूक नहीं हो सकता, हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसमें संतोष जी एक बात मैं आपके व्यूअर्स को बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहूँगा। एआई के दम पे एक्सपेंस करना, यानी ये देखना कि ये फ़ोन मुझे सस्ता कौन सी साइट पे मिल रहा है, ये जुदा चीज़ है। लेकिन ये देखना कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, एआई से पूछना, ये बिल्कुल जुदा चीज़ है साहब। तो किसी चीज़ को परचेज़ करना ज़िंदगी में एक बार के लिए कि हाँ परचेज़ करने जा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन इन्वेस्टमेंट जैसा सीरियस बिजनेस एआई से पूछ के करना, ये तो मैं किसी भी सूरत हाल में रिकमेंड करूँगा नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास आपका एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए जिसके पास उतनी रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ताकि वो ये बता पाए कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री ज़िंदगी कैसे बिता सकते हैं। और वो सिर्फ तभी संभव हो पाएगा जब वो आपके साथ बैठे और आपकी पूरी बैलेंस शीट स्टडी करे और आपको स्टडी करे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना नहीं। क्या रिस्क लेना, जो ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा फायदा? यस, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमी का। बेसिक है। यस, द मोर द रिस्क द मोर द प्रॉफिट विल बी। ठीक है। तो जितना रिस्क आप ले सकते हो, मतलब क्या है कि किसी भी शेयर मार्केट में लगा देना, किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा देना। यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, इससे आपके क्वेश्चन का आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। 2016 में ही हमने इस रिसर्च रिपोर्ट पे काम करना शुरू किया था कि रिटेल इन्वेस्टर को डर किस चीज़ से लगता है। तो रिटेल इन्वेस्टर को एफडीज और ट्रेडिशनल सेविंग के अलावा किसी भी प्रोडक्ट में जाने से डर इस वजह से लगता है संतोष जी, क्योंकि उनको डर लगता है कि व्हाट इफ कि मैंने लगाया था ऊपर और मार्केट नीचे आ गया, यही तो रिस्क है। जस्ट नींद आए। और जैसे आज ही आप अगर आज का मार्केट देखेंगे, आज तो आज मार्केट में ब्लडबाथ हुआ रखा है बिकॉज ऑफ सर्टेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब इससे बचने के लिए क्या करना होता है, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, होल्ड रखना है। यस, क्योंकि जितना टाइम आप स्टे रहेंगे उतना ही आपको शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते जाएंगे। आपका जो पोर्टफोलियो होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो उतना ही उस रिस्क से दूर होता चला जाएगा, उतना ही स्टेबल आपको अपनी इनकम या अपने रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उतना धैर्य रख पाना आम इंसान के लिए संभव नहीं हो पाता। कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, हो सकता है भाई बेटी की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो। एक चीज़ बताइए, क्या जो आपकी बातों से ये लग रहा है कि
अलग अलग सेक्टर में अलग अलग सेक्टर के म्यूचुअल फंड या उसमें निवेश करने की ज़्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली तो क्या होता है कि हम लोगों ने बीएफसी में इस बात को एक तरह से इस तरह से प्रेजेंट किया था कि अगर ऐसा है कि मार्केट ऊपर नीचे होता है तो दूसरा एक और सत्य ये भी है कि मार्केट हमेशा अपना पुराना पीक तोड़ता है। तो यानी कि अगर हमें ये पता हो कि सेंसेक्स अमूमन अपना पुराना पीक कितने साल में तोड़ता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी ज़िंदगी। हमें पता चला कि सेंसेक्स जनरली 7 साल में अपना पुराना पीक तोड़, यानी कि अगर आप अमूमन, नॉट गारंटीड, लेकिन अमूमन अगर आप सेंसेक्स में पैसा डाल रहे हैं तो आपके पास 7 साल के लिए पैसा होना चाहिए वो, ताकि आप उसको तभी डालिए सेंसेक्स में पैसा जब आपके लिए पास वो पैसा 7 साल के लिए फ्री है। 7 साल के लिए उससे पहले आपको ज़रूरत नहीं है। देन प्रोबेबली यू विल बी मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, कुछ खबरों की बात कर लेते हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं कि अचानक मार्केट का कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, अचानक उठ जाना, और एक छोटी सी खबर से ये कैसे हो पाता कि अगर अमेरिका और ईरान की तनातनी है या फिर ट्रम्प, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का कोई बयान आ गया, टैरिफ को लेकर आ गया और अचानक मार्केट में उसका असर देखने को मिलता है, इन खबरों से क्या लेना देना होता है? तो क्या होता है, हम इन खबरों को प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं टेक्निकल भाषा में। हर वो इन्फॉर्मेशन जिसका मार्केट में स्टॉक्स के या शेयर्स के प्राइजेस पे फ़र्क पड़ेगा उसे हम प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह हमको पता चला कि हम ईरान को लेके देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद देयर माइट बी अ क्लैश। हालांकि पर्सनल स्तर पे अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अब चूंकि ईरान के साथ क्लैश हो सकता है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल पे हमारे असर आएगा। क्रूड ऑयल हमारा एक बेसिक हमारे लिए बहुत ज़रूरत वाली चीज़ होती है, क्योंकि हमें पूरी इकोनॉमी रन करनी है। क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाएंगे तो हमारे यहाँ इंडिया में इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाएगी तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को चेक करने यानी रोकने के लिए रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो हमारे इक्विटी मार्केट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नाउ ये सारा का सारा एनालिसिस जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में वो उन्होंने पहले ही कर लिया और उन्होंने उसका डिस्काउंटिंग करना शुरू कर दिया, मार्केट नीचे आ गया तो बेचना शुरू कर दिया है। ये भी समझना होगा। हम लोग विकसित भारत देशों की बात कर रहे थे, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे, वहाँ पर ऐसे ही सेविंग का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बचत की भावना को लेकर, या फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस है, निवेश पे ज़्यादा फोकस है? मैं इसको आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। जब आप डेवलपिंग इकॉनमी की बात करेंगे तो होता क्या है, किसी भी डेवलपिंग इकॉनमी में बैंक एफडीज़ के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो हमेशा हायर साइड पे मिलेंगे आपको, क्योंकि बेचारा वो जो कंट्री होता है वो फिजिकल डेफिसिट पे चल रहा होता है, इसीलिए डेवलपिंग इकॉनमी होता है। अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं होगा तो वो डेवलप्ड इकॉनमी बन जाएगा। डेवलप्ड इकॉनमी में चूंकि बैंक इंटरेस्ट बहुत अच्छे नहीं होते, 0.5-1%, तो वो ल्यूक्रेटिव नहीं होते। तो हर डेवलप्ड इकॉनमी में हाउस होल्ड सेविंग का एक मेजर पोर्शन, व्हेन आई से मेजर आई मीन 90% ऑफ देयर सेविंग गोज इनटू कैपिटल मार्केट रादर देन ट्रेडिशनल सेविंग्स लाइक बैंक एफडी। तो वहाँ पे इस वजह से आप देखेंगे कि उनका काफ़ी स्थिर होता है, स्टेबल होता है, इतना वनरेबल नहीं होता जैसा कि इंडिया या बाकी डेवलप्ड इकॉनमीज़ का होता। एक चीज़ शरद और में मुझे समझना है आपसे, और कि इंटरेस्ट रेट हमेशा अलग क्यों रहते हैं? एसआईपी का अलग होगा, एफडी का अलग होगा, म्यूचुअल फंड का अपनी अलग कहानी है, ये बैंक अलग इंटरेस्ट होम लोन दे रहा है, वो बैंक अलग दे रहा है, ये डिफरेंस कैसे? ये मतलब ये हुआ ना कि हमारी ये मोबाइल इस कीमत का है, वो कंपनी उस कीमत का, ये इसमें हमें समझना चाहिए अंतर क्यों होता है? तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई जब अपने इंटरेस्ट रेट्स बनाता है तो उसमें से एक प्राइम रेट होता है रेपो रेट के नाम से। रेपो रेट एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका प्राइम लैंडिंग रेट यानी पीएलआर क्या होगा। हर बैंक के पास अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं और उसके हिसाब से वो उस पीएलआर को यानी प्राइम लैंडिंग रेट को डिसाइड कर सकता है। तो सपोज़ आरबीआई का अगर रेपो रेट 6% है एग्जाम्पल के तौर पे, तो बैंक उसके अंदर अपना मार्जिन जोड़ते हैं और वही इंटरेस्ट रेट जब आप बैंक में एफडी करने जाएंगे तो हो सकता है बैंक आपको 7%, 6.5% के आसपास आपको वो इंटरेस्ट दे दे। हर बैंक के पास ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से प्राइम लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट तय कर कितना भी बढ़ा सकता है, कितना भी बढ़ा सकता है। अच्छा। कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको पैसे की ज़रूरत कितनी है। क्योंकि बैंक को पैसे की ज़रूरत कब होती है? जब उसके पास लोन बांटने के अवसर ज़्यादा हैं और डिपॉजिट्स कम है, तो वो डिपॉजिट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो इंटरेस्ट रेट होगा तो उसको बढ़ा देगा। ये डिपेंड करता है उसकी ट्रेजरी मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये इससे कंफ्यूजन किसी तरीके से भ्रम की स्थिति नहीं, ये तो और अच्छी बात होती है, बिकॉज इसको हम बोलते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं कि ये बैंक कैसे इट इज़ कॉल्ड हेल्दी कॉम्पिटिशन। आप एज अ यूज़र, आप एज अ डिपॉजिटर, आपके पास 4 ऑप्शन है कि एसबीआई में नहीं करूँगा, बंधन बैंक में करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल। जब हम सेविंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, रिटायरमेंट की प्लानिंग की हम जब बात करते हैं तो भारत में मिलते हैं, भारतीय जो मानसिकता है वो बहुत कम रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाती है। वो पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, वो बेटी की शादी में, बच्चों की पढ़ाई में, घर बनाने में, लेकिन एक तय उम्र के बाद क्या होगा
एक 60 साल 65 साल के बाद क्या होगा, ये प्लानिंग हमें लगता है बहुत बहुत कम है। एक वजह रिसर्च क्या देखते हैं? वजह दो है, एक उदासीनता रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ। रिटायरमेंट प्लानिंग को रिटायरमेंट प्लानिंग इज समथिंग जो दिखती है नहीं, और जनरली हिंदुस्तानी मेंटल, आई एम सॉरी टू से दिस, पर हिंदुस्तानी मेंटेलिटी में प्रोकास्टिनेशन यानी अपने डिसीजन को टालना ये बहुत निहित है हमारे उसमें। सोचेंगे बाद में कर लेंगे, वो बात कभी आता नहीं है। कभी नहीं आता। आईफोन इज इम्पॉर्टेंट, आईफोन का नया वर्जन लॉन्च हुआ तो लाइन लग जाएगी, मगर रिटायरमेंट प्लानिंग नोबडी इज वरीड अबाउट। ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है और ये मेरी दुखती रग भी है, क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं चिल्ला के लोग सेविंग के लिए कभी लाइन नहीं लगी है, कभी हमारा पैसे जमा करा लो, लेकिन आईफोन के लिए लाइन लग जाएगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज समथिंग ना, इट इज़ वेरी क्रूशियल, और ख़ास तौर पे तब जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गई है कि उसने आपकी एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ को 85 साल पहुंचा दिया है। यानी आप अपनी ज़िंदगी का कुछ 25 साल होगा जो बिना किसी एक्टिव इनकम के आप बिता रहे होंगे। और रिटायरमेंट को ना संतोष जी मैं कुछ अलग ही तरीके से देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। फॉर मी रिटायरमेंट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस कि रिटायरमेंट शुड नॉट बी अ कॉन्सिक्वेंस, इट शुड बी अ चॉइस। रिटायरमेंट ना एक परिणाम नहीं होना चाहिए कि मैं 60 साल का हो गया हूँ इसलिए मुझे रिटायर होना है। रिटायरमेंट तो एक चॉइस होनी चाहिए कि मैं 45 साल पर रिटायर हो जाऊँ। मुझे अपनी प्लानिंग इस तरह से करनी है कि मैं 45 साल पर रिटायर हो जाऊँ। अब अगर चलिए 60 साल पे आप रिटायर हो भी रहे हैं तो कोई प्लान है कि ये 25 साल आप बिना किसी फाइनेंशियल वरी के कैसे बिताएंगे? इसकी प्लानिंग एक्जैक्टली तब शुरू हो जाती है जब आप कमा रहे होते हैं। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग नाम की चिड़िया एक रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 7% काम ना करने को रिटायरमेंट माना जाता है कि बस अब इसके बाद काम नहीं करना है। यहाँ बड़ी मज़ेदार अप्रोच है फिलोसफिकल। एक रिटायरमेंट वो नहीं है कि आपको काम ना करना पड़े, आपको पैसे कमाने के लिए काम ना करना पड़े, ये रिटायरमेंट है। एक डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, लेकिन वो 60 साल के बाद चाहता है कि मैं काम अपनी मर्जी के हिसाब से करूं, मजबूरी में ना करूं कि दिन भर में हमको 200 पेशेंट देखने या फिर संतोष जी शायद रिटायर होंगे उसके बाद भी दूरदर्शन उनको बुला लेगा कि आओ भाई आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हो, वापस आ जाओ। लेकिन तब आपके काम करना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, और वो रिटायरमेंट मतलब उस वहाँ पर पहुँच के इंसान फिर अपने शर्तों पे काम करता है, अपनी पसंद का काम करता है। एग्जैक्टली कि नहीं भैया हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे। एग्जैक्टली और वो रिटायरमेंट प्लानिंग के दम पे ही हो सकता है। यानी इसमें हम 3 C's की बात करते हैं, 3 C's। वन इज कॉल्ड 30 साल की सर्विस के दौरान, अमूमन 30 साल की सर्विस के दौरान आपने जो भी रायते फैलाए हैं या जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि एक तो मेरा प्लॉट कहीं पड़ा हुआ था, अब देखना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद उसका क्या करूं। अरे उससे पहले कर लीजिए जो करना है उसका। रिटायरमेंट के बाद तो आपको निश्चिंतता चाहिए, आपको अपनी सेकेंड इनिंग एंजॉय करनी चाहिए, ना कि आपको फाइनेंशियली वरी का सामना करना हो। दूसरा हम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेट। रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस आपके पास होना चाहिए कि आपकी बाकी की लाइफ बिना किसी चिंता के गुजारें आप, इसे हम बोलते हैं कैलकुलेट द कॉर्पस। और तीसरा होता है कॉम्बिंग ऑफ। कॉम्बिंग ऑफ इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं मिस सेलिंग का जो आपको एग्जांपल दूंगा अभी वो एक रिसेंट एग्जांपल है। एक 90 साल के बुजुर्ग को नागपुर में बैंक ऑफिशियल्स ने, आई वोंट से द नेम ऑफ द बैंक, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो एक बैंक ऑफिशियल्स ने 90 साल के एक बुजुर्ग को 2 लाख रुपए का प्रीमियम वाला एक इंश्योरेंस बेच दिया जिसकी मैच्योरिटी थी 2124 में। अच्छा। यानी करीब करीब 100 साल बाद, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ ना होने पाए। अगर आपने कोई भी ऐसे गलत इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उनका कॉम्बिंग ऑफ यानी उनको रीबैलेंस करना होता है हमको, तब जाके एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बन के आता है। पता नहीं लोग इतना उदासीन क्यों हैं, इतना इंडिफरेंट क्यों हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, आई डोंट नो। मगर ये एक ऐसी चीज़ है जो जितनी जल्दी कर ली जाए उतना आपके लिए बेहतर। अच्छा लगता है कि शरद जी सेविंग का मतलब ये भी नहीं कि आप पैसे बचाते रहें, अपने जीवन अपनी ज़िंदगी को आप इंजॉय भी ना कर पाएँ। इस पे तो ये अगेन मेरी दुखती रह गया संतोष जी। इसको तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स को भी। आई एम सराउंडेड बाई दीज पीपल्स विच आई कॉल्ड अल्ट्रा एच, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पैसा बचाया। अब वो जब उनके साथ बैठ के डिस्कशन होता है इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में मेरा, तो हम सब लोग एक ही चीज़ पे बात करते हैं, इस पैसे का करूं क्या। बस सवाल यही है ना, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करेंगे। अब उनकी जो सिचुएशन है वो ये है कि वो अगर अब दोनों हाथों से पैसा खर्च करेंगे तो भी वो अपनी लाइफ टाइम में उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का क्वालिटी टाइम उस पैसे को कमाने में, अपनी फैमिली को टाइम ना देने में बर्बाद कर दिया। एंड नाउ दे रिग्रेट दिस कि अरे यार इससे तो अच्छा था कि जी लेता अपनी ज़िंदगी। इसीलिए मैंने कहा था फाइन बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन के तहत अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बैलेंस की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है, और वो संतुलन एडवाइजर बना के देता है आपको एक, वो संतुलन एडवाइजर ही क्योंकि हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बैठे होते हैं, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मत करो, इससे ज़्यादा है अगर तो यूरोप घूम के आओ। क्या एक एडवाइजर का यही ये भी मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से पैसे निकाल लेना, ज़्यादा से नहीं ज़्यादा होना सेव करा देना है। चाहिए, ये अगर नहीं होना 100 चाहिए, रुपए कमाता है तो 80 रुपए इन्वेस्ट करा देना है, ऐसा नहीं, नहीं ये नहीं होना ये चाहिए, नहीं होना चाहिए। कतई नहीं, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये जो टाइम है ये वापस नहीं आएगा, पैसा आप कभी भी कमा सकते हो। एक टैक्स को लेकर एक आम धारणा है कि टैक्स वो देता है जो बड़ा आदमी है, जिसके पास सरप्लस पैसा है, बहुत पैसा है। ये क्या सही है? टैक्स को हम राष्ट्र निर्माण से क्यों नहीं जोड़ते? एक 8 से 10 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति भी 1000 रुपये 500 रुपये जब TDS भरा रहा होता है, जब ITR भरा रहा होता है, तो वो क्यों नहीं देता है? लेकिन अगर 2,75,322 रुपये वापस आने तो कोशिश करेगा CA से कि वो 22 रुपये भी वापस आ जाए। वेरी ट्रू। इसके पीछे 2 रीज़न है, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो पहली चीज़ में अगर आपको ये जो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस का स्प्रेड यानी कवरेज, वो कैसे होता है? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे पास जो गवर्नमेंट को अर्निंग आती है, रेवेन्यू आती है, उसका कुछ 18% उसको डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, 18% सिर्फ, जो कि बहुत कम है एक्चुअली देखा जाए। और अगर हम इस कवरेज को बढ़ा पाएँ तभी हम भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं, वरना नहीं बना पाएंगे। ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से कर पाएंगे, क्योंकि ज़मीन उतनी ही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ही होगा। एक ही तरीका है, जब खुद एक आम आदमी अपनी तरफ से वो सोचे कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ वो राष्ट्र निर्माण में यूज़ होने वाला है, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी। मगर ये इसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है, बिकॉज हम लोगों की ना हिंदुस्तान में, मैं अपने को भी गिन रहा हूँ, हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है टैक्स बचाने की। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब टैक्स प्लानिंग से टैक्स इवेजन में शिफ्ट हो जाते हैं। टैक्स प्लानिंग इज़ लेजिटिमेट, वो आप कानूनी तौर पे कर सकते हैं, आपका हक है, जो हम एज एन एडवाइज़र करवाते हैं अपने क्लाइंट के लिए। टैक्स इवेजन इज़ इलीगल, अगर हम लोग को पता ही नहीं चलता है, बैक स्टेज कैलकुलेशन करते हैं कि इतना प्रॉफिट दिखा दो कि इतना करके टैक्स ना आए, ये गलत है। और जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक हम गवर्नमेंट को दोष भी नहीं दे सकते कि ये सड़क अच्छी नहीं है, कि ये एयरपोर्ट अच्छा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और जैसे 1000 रुपये 500 रुपये अगर कोई टैक्स दे रहा है TDS ITR भरने में, तो क्या ये उसके क्रेडिट स्कोर में भी एड ऑन होता है? नहीं, जो क्रेडिट स्कोर की बात होती है, अगर बाद में होम लोन उसको लेना है या कुछ ऐसी चीज़ें बैंक से लोन लेना, तो उसमें 100%। तो समझिएगा सिबिल का एक बेसिक पार्ट ये हाँ, होता सिबिल की है, बात सिबिल का एक बेसिक पार्ट ये भी होता है कि कितनी ईमानदारी से और कितना रेगुलरली आप अपना इनकम टैक्स यानी ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आप नील का ITR फाइल कर रहे हैं, आप क्रेडिट वर्दी नहीं माने जाएंगे। तो टैक्स बचा के आप कभी भी कैपिटल खड़ी नहीं कर सकते। ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को। लेकिन अगेन, आज की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म विजन कोई देखना नहीं चाहता। एक और सवाल आपसे कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मानी जाती है भारत को हमेशा से, क्या महिला पुरुष के अगर अंतर की बात करें तो सेविंग का जो थॉट है किस पे ज़्यादा लगता है, कि महिलाएं ज़्यादा बचत की तरफ फोकस करती हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करती है, या फिर नहीं? सैडली अभी इसके अंदर आप पाएंगे कि 90% केसेस में इन्वेस्टमेंट और सेविंग के डिसीजन मेल लेते हैं। जो हमारा कंपोनेंट होता है या मेल जो कंपेनियन होता है वही ले रहा होता है एक फैमिली के अंदर। सिर्फ 10% केसेस में ही हमने ये देखा है कि फीमेल आगे बढ़ के आती हैं। इनफैक्ट मैं सही बताऊं आपको, इवन प्रोफेशनल्स, यानी कि मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद लेंगी या आपके हस्बैंड लेंगे? बोले नहीं, मेरे हस्बैंड ही लेंगे, जबकि कमा वो खुद रही है। एग्जैक्टली, और शायद हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही थी। बट द थिंग इज़ कि ऐसा माना जाता है या एक ऐसी धारणा बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर कि फाइनेंस के डिसीजन, फाइनेंस बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है। तो जितना हो सके ये ठीकरा मेल कंपोनेंट के ऊपर ही फूट जाता है। तुम ही देखो भाई कि क्या करना है, कैसे करना है। ये जो आपने बोरिंग की बात की है, ये फाइनेंस सब्जेक्ट जो है, मतलब लोगों की समझ में आसानी से क्यों नहीं आता? ऐसा क्या है इसमें? हमारा पैसा है, हम बैंक या फिर बाकी सेक्टर में जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसमें लेकिन समझने में बहुत दिक्कत होती है। इन पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो इसके लिए गुनहगार है। तो क्या पाएंगे आप, बाहर के कंट्रीज़ में हाई स्कूल के क्यूरिकुलम के अंदर टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग एक क्यूरिकुलम का पार्ट होना चाहिए। दैट्स द बेसिक एजुकेशन। जो पैसा कमाएगा वो एजुकेशन, किसी भी तरह की एजुकेशन के संतोष जी 2 ही पर्पस होते हैं। एक, ज्ञान का उपार्जन करना यानी ज्ञान को इकट्ठा करना, और दूसरा उस ज्ञान का इस्तेमाल करके पैसा कमाना। इसके अलावा तीसरा कोई एम नहीं होता। मैं जो भी डिग्रीज हासिल कर रहा हूँ या जो पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका अल्टीमेट एम ये है कि मैं पैसा कमाऊंगा इससे। तो जो पैसा कमाऊंगा उसको कहाँ लगाऊंगा, कैसे बचाऊंगा, किस जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, ये तो बेसिक क्यूरिकुलम में होना चाहिए, जो कि अब हो गया। NCERT ने अब अपने उसके अंदर अब शामिल किया है। यस, हाई स्कूल के क्यूरिकुलम में शामिल हो गया है। फाइनेंशियल ओलंपियाड होने शुरू हो गए हैं अब
ताकि लोगों को, बच्चों को हम आज से सिखा पाएं कि तुम्हें अपने पैसे जो कमाओगे उसका करना क्या है, वो गलतियां मत करना जो हमारी जनरेशन कर चुकी। चलते चलते एक जो ग्रीड और फेयर की आपने बात की, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, जो डिजिटल अरेस्ट के मामले आते हैं, जो साइबर फ्रॉड के मामले आते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले आते हैं, क्योंकि हर कोई इतना पढ़ा लिखा, इतना जागरूक नहीं है कि वो बेसिक चीज़ें समझ सके, इतना अवेयर नहीं है। तो इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? सरकारें प्रयास कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी है जो शिकार हो रही है। इस पे अंकुश सिर्फ दो वजहों से, दो तरीके से लग सकता है संतोष जी। पहली वजह जो कि हम हमेशा कहते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ रेगुलेटर, अपॉइंट अ बॉडी हु एक्ट एज अ रेगुलेटर, कि जो इस तरह के साइबर फ्रॉड को हमें एक जगह पे दिखना चाहिए कि हम यहाँ कॉल करेंगे और हमारे जो प्रॉब्लम है या हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका कुछ निवारण हमको मिल जाए, वो भी समय पे और तुरंत एक्शन हो जाए, क्योंकि इस केस में एक्शन जनरली बहुत डिले होता है। ये तो हो गई ठीक रहा किसी और के सर फोड़ने वाली बात। लेकिन अब हम आते हैं अपने उस पे। जनरली ये फ्रॉड हम पे हो ही कैसे पाते हैं संतोष जी, जरा समझिएगा। ग्रीड और फियर दो ही वजहों से होते हैं, और इसके लिए मैं आपसे डेटा शेयर करता हूं। आप सोचिए, जो आप कह रहे हैं कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं सब चीज़ों के लिए, बड़े बड़े आईएएस, रिटायर्ड आर्मी मैन, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ये शिकार हो रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने इसका आपको बताया बैंक था। अभी किसी बैंक के एजीएम जो है वो 80 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इस मंच पे मैं आपसे बोल रहा हूँ, दुनिया को छोड़ दीजिए, मेरी ही कंपनी की एक मेरी ही वर्कर थी, लेडी थी, उसके साथ 80,000 रुपये का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट हियर इज, वो कुछ अलग है। वो ये कहता है ग्रीड और फियर यही दो वजह होती हैं जब हम इस तरह की किसी भी फ्रॉड के शिकार होते हैं। जरा इस डेटा को समझिएगा संतोष जी। म्यूचुअल फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी इकोनॉमी में, जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस समय 80 लाख करोड़ की है। तो ये माना जा सकता है कि हर इंसान आज की डेट में, हर 10 में से 8वां इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप जानते हैं सिर्फ 4.5 करोड़ फोलियो, 4.5 करोड़ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन गेमिंग ऐप का आपको डेटा बताऊं, 11 करोड़ डाउनलोड्स हैं। लोगों को इतनी जल्दी रिच बनने का शौक है, ये जो जल्दबाजी है। एग्जैक्टली, आप फंसेंगे ही फंसेंगे इस ट्रैप में। क्रिप्टो, गेमिंग ऐप या इस तरह के डिजिटल अरेस्ट जो होते हैं या साइबर फ्रॉड्स होते हैं, ये सिर्फ दो ही चीज़ों पे जिंदा हैं। इनकी भूख सिर्फ दो ही वजहों से होती है, एक ग्रीड, एक फियर। ये दो चीज़ें हटा दीजिए, भूखे मर जाएंगे। इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपके व्यूअर्स को समझना पड़ेगा, देयर इज नथिंग विच कैन मेक यू रिच ओवरनाइट। आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। जो बैंक के जिम शिकार, उन्होंने नहीं कहा कि पहले उन्होंने कुछ पैसा लगाया, फिर डबल रिटर्न आया, फिर उन्होंने कुछ पैसा लगाया, फिर 8-10 लाख रुपए वापस आए, और फिर फाइनली यही कि 80 लाख रुपए उनके चले गए। लगातार हो रहा है, इतना सारे अवेयरनेस होने के बावजूद भी। क्यों? बिकॉज दे प्ले ऑन आवर ग्रीड एंड फियर। अगर ये चीज़ हम अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूव कर लें, ये लोग भूखे मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा साइबर। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी आपकी जो जल्दबाजी है, कहा जा सकता है, जो ग्रीड है, जो फियर है, जो डर है, जो लालच है, ये उनका एक भोजन है। और शायद इसीलिए जब हम फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं, जब हम निवेश की बात करते हैं, जब हम पैसे बचाने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा फोकस रहता है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत धन्यवाद संतोष जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सटीक सच में आज हमने बात की कि अर्थव्यवस्था को लेकर, खासतौर से सेविंग को लेकर, बचत को लेकर, वो भी सुरक्षित निवेश को लेकर। लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। नमस्कार।